राम राम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं दी ऑल न्यू LXi CNG। हम इसके ओनर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। आप सबने बहुत डिमांड कर रहा था कि CNG गाड़ी की वीडियो लाओ, तो हम लास्ट टाइम आपके लिए अर्टिगा CNG की वीडियो लेके आए थे, जो कि एक प्राइवेट कार थी। और अब हम एक प्राइवेट कार जो कि वैगन आर रहने वाली है LXi CNG, इसके ओनर से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं CNG के, या फिर जिस टाइम पर पेट्रोल के प्राइस हाइक कर रहे हैं तो आप एक CNG की तरफ देख सकते हैं। ये काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है बंदों के लिए। कई बंदे डीजल नहीं लेना चाहते क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर 10 साल का रूल लगा हुआ है गाड़ियों के अंदर कि डीजल गाड़ी 10 साल तक वैलिड रहती है, तो इसलिए कई बंदे प्रेफर नहीं करते हैं डीजल गाड़ी। तो आप एक CNG ले सकते हैं पेट्रोल की जगह। तो हम बुलाते हैं इसके ओनर को, मिस्टर दुबे जी। तो वेलकम करते हैं हम दुबे जी का अपने शो पर। वेलकम दुबे जी। नमस्कार। नमस्ते सर। सर आप एक बार पहले अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम जटाशंकर दुबे है और मैं एक कंपनी में फिनांस डायरेक्टर हूं, जो कि मेरी लॉजिस्टिक कंपनी है और मेरी ये गाड़ी है। ओके, तो अब अपनी गाड़ी के बारे में बताएं, कौन सा वेरिएंट है, कब आपने परचेज करी? ये वैगनार LXi है, CNG मॉडल है। ये हमने ख़रीदा था 2020 में। ओके। और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है और बढ़ती हुई कीमत को ध्यान में रख के हमने ये गाड़ी ख़रीदा था, क्योंकि डीजल गाड़ी से मैं बहुत परेशान था और मैं पहले फिगो फोर्ड यूज करता था। तो फिगो फोर्ड में मुझे ऐसा लगता था कि मैं गाड़ी के लिए ही कमा रहा हूँ। ओके। तो बहुत सारे 2-3 साल तो ठीक था, उसके बाद बहुत सारे उसके चार्जेस थे और सर्विस चार्ज बड़ी हाई थी, तो हमने इस गाड़ी को प्रेफर किया। तो ये तो रहा, आपने LXi CNG मॉडल लिया और आपने इससे पहले आपके पास फोर्ड फिगो थी, तब आपने उसे चेंज करके ये गाड़ी ली। तो मैं पूछना चाहूँगा, जब आपने ये गाड़ी ली तो उस टाइम पे मार्केट में और भी ऑप्शन अवेलेबल थे। आई गैस की ग्रैंड आइटन न्यूस भी अवेलेबल थी जो कि CNG के अंदर आती थी, या और किसी कंपनी की गाड़ियाँ जो CNG में आती थी, या फिर इनफैक्ट मैं बात करूँ अल्टो CNG के अंदर आती है आपके 800 जो आती थी। हाँ। तो फिर भी आपने उन सब को छोड़ के यही क्यों प्रेफर करा? मैंने रिव्यू सबका किया था। मैंने ब्रेजा को बुक किया था पहले डीजल में। ओके। तो जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ता हुआ मैंने देखा, तो उसको कन्वर्ट किया कि अब मैं ब्रेजा नहीं लूँगा, CNG गाड़ी ही लूँगा। तो इसके लिए मैंने इसको देखा। इसके कंपटीशन में मैंने वो देखा था, सेंट्रो देखा था। पर मुझे जो मारुति जो रिव्यू मुझे मिला था, मारुति की गाड़ी का थोड़ा इकोनॉमिक होता है, सर्विस चार्ज कम होता है और इसमें स्पेसियस गाड़ी थी। आगे पीछे मैंने सीट पे देख रहा हूँ, स्पेसियस थी, उसको भी प्रेफर किया। और दूसरी बात यह है कि ये 30 किलोमीटर पर केजी का माइलेज है CNG में। ओके। जो कि इकोनॉमिक है और मुझे लगता है ये बाइक के कॉस्ट पे ये गाड़ी चलती है। ओके। हाँ, ये मेरा प्रेफरेंस था। ओके, तो ये तो आपका प्रेफरेंस रहा। दूसरा, अगर मैं बात करूं, आपने इसके अंदर व्हाइट कलर ही क्यों चुना? क्योंकि इस टाइम पे बहुत अलग अलग कलर इसके अंदर आते हैं, डिफरेंट कलर चॉइसेस आती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं, कलर चॉइस के बारे में। कलर चॉइस, क्योंकि सिल्वर कलर भी मेरा एक मैं देख रहा था, सिल्वर और वाइट में क्या होता है कि थोड़ी गाड़ी खुलती है, दिखती है, थोड़ा साफ होने के बाद गाड़ी समझ में आती है। और बाकी कलर छोटी गाड़ियों में मुझे लगा कि मुझे व्हाइट लेना चाहिए, इसलिए हमने प्रेफर किया था। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि ये कलर काफी आपको अट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्टिव है, तो इसलिए ये आपने प्रेफर करा। बिल्कुल। तो जिस टाइम पे आपने ये गाड़ी ली तो उस टाइम पर आपको इसके प्राइस क्या पड़ा ऑन रोड? मुझे कैश में मैंने लिया था 5,90,000 का ये प्राइस था। और अगर मैं लोन के लिए प्रेफरेंस मुझे लोन के लिए दिया गया था, उस समय ये 6,10,000 पड़ रही थी। मैंने इसको कैश में लिया था 5,90,000। आपको कैश में ही 5,90,000 रुपए की पड़ी है। हाँ। और आपने जो गाड़ी ली है ये वो कैश में ली है। हाँ। ओके, तो इसके अंदर ये प्राइस की बात रही। इसके अलावा जिस टाइम पे आपने ये गाड़ी डीलरशिप से परचेज करी, उस टाइम पे डीलरशिप का बिहेवियर आपके साथ कैसा था, या फिर आपको कितने दिन में ये प्रोवाइड करवा दी? क्योंकि आई गेस कि इसके ऊपर वेटिंग पीरियड भी काफ़ी अच्छा खासा है। हाँ, इसके ऊपर वेटिंग पीरियड था और डीलर से तो मैं बहुत पहले से संपर्क में था। मैंने फरवरी 2020 में बुक किया था इस गाड़ी को और मुझे मिला था ये मुझे जल्दी भी नहीं थी, ये जुलाई 2020 में मुझे मिला था। ओके। तो जुलाई में हमने परचेज किया था, तो टाइम का कोई वो था भी नहीं मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जो टाइम बता दिया हमने वेट किया था। ओके। पर गाड़ी अच्छी थी और डीलर का भी 3-4 बार विजिट किए, सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कॉल करते हैं
तो मुझे अच्छा लगता है कि मारुति से हमें जो सपोर्ट मिलता है। ओके, तो जो आप सर्विस की बात कह रहे हैं, तो एक बार सर्विस के बारे में बताएंगे कि आपको अभी तक आई गेस कि 1.5-2 साल हो चुका है, तो कितनी सर्विस आप करवा चुके होंगे इस गाड़ी की? मेरी 3 सर्विस हो गई है। पहली सर्विस 2000 किलोमीटर पे होती है, जो कि अंडर वारंटी होती है, कोई चार्जेज नहीं होता है। दूसरी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती है, वो भी हमने करा लिया है, उसमें भी कोई चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तीसरी सर्विस जो होती है वो पेड सर्विस होती है। ओके, पेड सर्विस भी हमने करा लिया है। मात्र मुझे 6,000 रुपये देना पड़ा है, और 6,000 में मेरी तीसरी सर्विस, ऑयल, सारा फिल्टर, सारी चीजें चेंज हो आपने गई। तीसरी सर्विस कितने किलोमीटर पे करवाई है इसकी? 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर पे। और अभी तक ये कितने किलोमीटर चल चुकी है? ये 25,000 किलोमीटर चल गई। टोटल 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। आपको तीसरी सर्विस में आप बता रहे हैं 6,000 रुपये लगे, तो वैगन आर के हिसाब से ये 6,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है? डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, क्योंकि जो हम वैगनार की बात करते हैं तो 2-3 हज़ार का हमारा थॉट्स हो जाता है, लेकिन ये है कि उस समय कुछ कमी भी उसने बताया हमें। फिल्टर चेंज हुआ, हमने गाड़ी में ये कवर नहीं लगा रखा है, वो कवर को भी उसने उसका सफाई किया था, तो कुछ सीट कवर की जो है क्लीनिंग की थी, तो कुछ एडिशनल काम हुए थे जिसके 6,000 लगे थे। ओके, पर फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अरे फिर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है? बिल्कुल। आपने बताया कि आप 25,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो 25,000 किलोमीटर के भी 25,000 किलोमीटर एक काफी लंबा पीरियड होता है गाड़ी के लिए, तो इसके बीच में आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी हो इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया है, और मैंने लॉन्ग ड्राइव भी किया है इससे। मैं यहाँ से ये गोरखपुर तक गया हूँ, एक बार में 900 किलोमीटर चलाया हूँ इस गाड़ी को। वन रन में आपने कितना चलाया कि बिना रुके? मैंने मान लो 200 किलोमीटर चलाया, 300 किलोमीटर? बिना रुके मैंने 200 किलोमीटर चलाया है। ओके, और लगातार केवल सीएनजी भराने के लिए हमने गाड़ी रोका है, नहीं तो हम 800 किलोमीटर लगातार चले इस गाड़ी को। ओके, सीएनजी हमने रिफिल किया, फिर आगे बढ़ गए। ओके, तो पर कहीं हमने कोई प्रॉब्लम नहीं देखा इस गाड़ी में। और सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की माइलेज का है। ओके, जो इसमें माइलेज हमें मिला है 170 किलोमीटर एक बार ये रिफिल करने के बाद सीएनजी जाती है गाड़ी। इसका टैंक आई थिंक 10 लीटर का है? नहीं, 8 लीटर का है ये टैंक। ओके, और 8 में भी सीएनजी 7 लीटर ही आती है इसमें, बाकी 1 लीटर का गैप हमेशा रहता है। तो वो प्रेशर पे निर्भर करता है, अगर 200 से ज़्यादा प्रेशर है तो 8 लीटर आ जाएगा, नहीं तो 7 लीटर ही आएगा। ओके, तो और एक बार रिफिल करने पे 170 किलोमीटर ये गाड़ी चलती है। तो आप कहना चाहिए कि 7 या 8 किलो 7 किलो भरवाने के बाद 170 किलोमीटर ये गाड़ी चल रही है? हाँ हाँ, तो ये सबसे अच्छा इसका, ये एक बाइक के बराबर जो चल रही है, वो इसका एक प्लस पॉइंट है। माइलेज। तो ये तो रहा आपका लॉन्ग टर्न का। इसके अलावा मैं बात करूं, आपको इसकी ड्राइव कैसे लगी? बहुत कंफर्टेबल है ड्राइविंग, इसकी गाड़ी में स्पेस है, और सबसे अच्छी बात है गाड़ी ऊंची है, और इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा है, इसलिए कंफर्टेबिलिटी है इसमें। और दूसरा, गाड़ी सीएनजी गाड़ी जनरली जो लोगों का रिव्यू होता है, वो गाड़ी एक्सीलेटर पे उठती नहीं है, या मतलब स्पीड नहीं पकड़ती है, पर इस गाड़ी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गाड़ी बिल्कुल जैसे पेट्रोल में आप चलते हो वैसे ही सीएनजी में चलोगे, कोई पिकअप में कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो ये तो सब चीज़ें रही। इसके अलावा मैं बात करूं, आपने इसको सीएनजी के अलावा कभी पेट्रोल पे ड्राइव करा है? हाँ, मैंने पेट्रोल पे भी, क्योंकि 170 किलोमीटर कई बार होता है कि रूरल एरिया में सीएनजी पंप नहीं होता है। ओके, तो उस ड्यूरेशन में हमने देखा है कि पेट्रोल पे चलते हैं। ओके, तो पेट्रोल के अंदर आप इसकी एवरेज बताएं, कितने किलोमीटर पड़ जाता है? पेट्रोल का 18 से 20 का माइलेज आता है पेट्रोल में, और डेफिनेटली वो कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा दिखती है, पर ऑप्शन नहीं होता है तो पेट्रोल पे भी चलते हैं। ओके, तो ये तो रही पेट्रोल की बात। इसके अलावा मैं बात करूं, आप इसकी सीटिंग कंफर्ट कैसा है? जो ड्राइवर के लिए रहता है ना कि बॉडी पोस्चर को थका देने वाला होता है कि जी गाड़ी का कंफर्टेबल नहीं होता लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे, तो उसके हिसाब से बताएं इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है? इसका सीटिंग कंफर्ट तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ही कमी है कि गाड़ी में सीट एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं कर सकते, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बाकी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है, अदरवाइज कंफर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। मुझे जो इस गाड़ी का जैसे मिरर है वो मैनुअल एडजस्टमेंट है, उसको हम कोशिश करते हैं कि अगर
इसका और कोई वेरिएंट नहीं है, नहीं तो वो अगर ऑटो एडजस्टमेंट मिल जाए तो ज्यादा नहीं, अच्छा वो है। आपको मिल सकता है। ZXi वेरिएंट का आप देखते हैं तो आउटसाइड हो जाता है, कंपनी फिटेड काम हो जाता है, हाँ हाँ। आउटसाइड हो जाता है काम। इसके ये तो बातें रही इस गाड़ी की ड्राइव से रिलेटेड या सिटिंग कंफर्ट के रिलेटेड। अगर अब मैं बात करूं इस गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह से रिलेटेड की कई बार क्या होता है कि छोटी गाड़ियों में सस्पेंशन आउट हो जाता है या फिर कई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे रिलेटेड कुछ बताएं। मैं तो 25,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ, मुझे कहीं कोई सस्पेंशन की प्रॉब्लम, इवन मैंने अलाइनमेंट भी अभी नहीं कराया है। ओके 25,000 किलोमीटर जरूरत ही नहीं पड़ी है, अलाइनमेंट भी आउट नहीं है, ना तो कोई सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, कहीं से गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है। और मैं सबसे रफ ड्राइव करता हूँ, फिर भी मैं इसको देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा सिद्ध हो रही है। ओके, तो CNG में आपने इसको मैक्सिमम कितने स्पीड तक चलाया है? मैंने 130 तक की स्पीड पे चलाया है गाड़ी को, और हाईवे पे हमने 130 और वो भी लॉन्ग 200-250 किलोमीटर तक इस स्पीड पे मैं गया हूँ, जहाँ जो भी पॉसिबल रहा है। 130 के बाद इस गाड़ी में बीप बीप की आवाज़ आती है। वो तो आई गेस कि 80 के बाद भी आती है। 80 के बाद एक बार आती है, एक बार आती है और उसके बाद लगातार आती है। हाँ। जब 130 के बाद वो बीप 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 करता रहता है, लगातार आवाज़ आती है। पर 130 कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है कि गाड़ी में पिकअप नहीं है, या गाड़ी फिर भी ऑप्शन रहता है कि और आगे बढ़ेगी गाड़ी। ओके, आपको इसके अंदर आपने इसे पेट्रोल CNG दोनों पे चलाया है, दोनों ही चीज कंपनी फिटेड है, तो इसमें बात करना चाहूंगा जब आपने इसे CNG से एकदम पेट्रोल पे चलाया तो उस टाइम पर आपको क्या पिकअप में फर्क नजर आया? नहीं, कोई फर्क नहीं नजर आया, कोई फर्क नजर नहीं आया, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर मारुति की LXi CNG गाड़ी प्रेफर करते हैं वैगन-आर, मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन रहता है। ठीक है। तो अब मैं बात करूं इस गाड़ी के अंदर आपने कौन कौन सा काम बाहर से करवाया है? मैंने एक्चुअली अभी कोई काम इसमें नहीं कराया है, ओके पर स्टीरियो करा रहा था, इसका 28,000 की कॉस्ट थी उसमें डीलर के यहाँ, तो मैंने इसको छोड़ दिया था बाहर से कराने के लिए। मुझे लगता है कि 15-16 हज़ार में बाहर से ये काम हो सकता है। बाकी अभी सीट कवर और बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने इंटीरियर कुछ कराया नहीं है। ओके। जो कंपनी ने दिया है और जो डीलर ने दिया उसी हिसाब से अभी गाड़ी है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस टाइम पे आपने ये गाड़ी परचेज करी या फिर इसके अंदर आप कह रहे हैं कि कोई भी स्टीरियो नहीं है या फिर रियर पावर विंडो नहीं है, तो इतने सारे पैसे देने के बाद भी कुछ कमियां इस गाड़ी के अंदर रह जाती है? अगर मैं बात करूं कॉस्ट वाइज, ये गाड़ी थोड़ी सी महंगी दिखती है जब हम परचेज करने जाते हैं, क्योंकि 5,90,000 प्लस एक्सटीरियो और सारी चीज़ें कराती हैं, ये गाड़ी 6.5 लाख में पड़ती है। और CNG गाड़ी वैगनार जब 6.5 लाख में आप LXi मॉडल लेते हैं तो महंगा लगता है। पर मैं डेफिनेटली इतना ही कहना चाहूँगा, उस समय महंगा जरूर दिखता है, बाद में जब इसकी रनिंग आती है ना तो वो दिखता नहीं है, मतलब वो महंगा फिर लगने लगता है कि ये बहुत अच्छी गाड़ी ली है। ओके तो मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा यहाँ पर, इसका टोल वे डिजाइन है, तो इस डिजाइन के चलते गाड़ी में कई बार बॉडी रोल आ जाता है, तो क्या आपको इस तरह का कुछ फील हुआ है इस गाड़ी के अंदर? हाँ, थोड़ा सा होता है, क्योंकि जब मैं हाईवे पे या कोई रिंग रोड है जहाँ पे मैं घुमाने की कोशिश स्पीड में अगर ये गाड़ी घूमती है तो उसमें ये फीलिंग आती है। ओके, बॉडी रोल वाली फीलिंग आती है। ठीक है। तो अब एट द एंड मैं बात करना चाहूँ इस गाड़ी के प्रोस की, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें फायदेमंद है, तो उनके बारे में एक बार बताएं। फायदेमंद तो सबसे अच्छी बात ये इकोनॉमिक है, गाड़ी ऊंची है, रूरल एरिया में भी अगर आप चलते हैं तो गाड़ी जनरली क्या होती है कि गाड़ी टच हो जाती है, वो नीचे से टच नहीं होती है। ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। दूसरा है कि नेगेटिव पॉइंट्स की बात करी जाए तो अगर मैं जो निगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसमें एक तो पेट्रोल वेरिएंट हर जगह CNG वेरिएंट अवेलेबल नहीं होता है, एक पॉइंट है। दूसरा है कि ये गाड़ी कॉस्टली है। ओके हाँ, वन टाइम जो है इस पे ज़्यादा कॉस्ट आती है जो कि दिखता है। तीसरा पॉइंट है कि सेंट्रल लॉकिंग ये बाहर से लगवाना होता है या उस अलग चार्ज करते हैं उसका, जो कि एडिशनल बर्डन दिखता है, वो कंपनी फिटेड ही होना चाहिए। और चौथा जो बॉडी रोल का पॉइंट है, ये जो ज़्यादा स्पीड पे अगर हाईवे पे कहीं पे अगर मोड़ हो तो वो जो है बॉडी रोल महसूस होता है। ये इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूं, क्योंकि वहां पर CNG किट भी उसी साइड लगी होती है, तो उसके बारे में एक बार बताएंगे कि बूट स्पेस आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? बूट स्पेस का प्रॉब्लम है क्योंकि CNG होने की वजह से हाफ डिक्की तो ख़त्म हो जाती है,
तो कोई बड़ा सामान उसमें नहीं रख सकते हैं उस स्टेज में। छोटा सामान अगर सिंगल चलना है या फैमिली, छोटी फैमिली है, कहीं बहुत ज़्यादा लगेज आपको नहीं ले जाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। अगर वो सारे पॉइंट नहीं होती हैं फिर आपके लिए वो सुटेबल नहीं होती है, स्पेस थोड़ा कम होता है इसमें। ओके, ये बिल्ड क्वालिटी कैसी है? बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मेटल्स लगे हुए हैं या जो इसमें फाइबर चीज़ें लगी हुई हैं वो एवरेज क्वालिटी के हैं और वो बहुत अच्छा नहीं है। ओके, पर अगर मैं आप रेटिंग पूछना चाहोगे, अगर इस बिल्ड क्वालिटी की रेटिंग दूं 10 में से, तो मैं 5 देना चाहूँगा इसको। ओके, ऑलमोस्ट हाफ। तो अगर मैं 10 में से उसी रेटिंग की बात करूं कि सारे एस्पेक्ट मिला के, इसकी इंजन परफॉर्मेंस हो गई या फिर क्या कहते हैं इसकी ड्राइविंग कंफर्ट हो गया या बूट स्पेस हो गया, सभी चीज़ों को मिला के और बिल्ड क्वालिटी को मिला के आप इसको 10 में से कितना रेट करना चाहोगे? मैं इसको 10 में से 7 रेट देना चाहूँगा। ओके, और 3 किस किस चीज़ के लिए कट करना चाहेंगे? 3 जो बूट स्पेस की बात कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि डिक्की नहीं है। दूसरा है कि बिल्ड क्वालिटी का प्रेफर करना चाहेंगे। तीसरा है कि सीट जो है अपर डाउन एडजस्टेबल नहीं है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। उन चीज़ों को, और जो सेंट्रल लॉकिंग है या स्टीरियो है, जो सारी चीज़ें बाहर से लगाने के बोलते हैं जिसके एडिशनल चार्ज होते हैं, उसका काटना चाहेंगे। और एट द लास्ट हम ये कहेंगे कि इसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर LXI मॉडल पे हम बात कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा है। ओके, तो दुबे सर आपका थैंक यू, आपने हमारे को अपनी गाड़ी का रिव्यू दिया जिसके अंदर आपने बताया कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। ये सभी चीज़ें अगर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि वो एक कस्टमर का रिव्यू सुने, क्योंकि वो उस बंदे को, वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके देखता है, उसको हर एस्पेक्ट से परखता है अपने हिसाब से। तो आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत खास रहने वाला है, थैंक यू। और एट द एंड मैं अगर ये कहना चाहूँ कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा है, तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा सारे प्रो एंड कॉन्स आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आप एक फैमिली के पर्पज से कार देख रहे हैं जिसमें आपको सेफ्टी भी मेन फीचर है, या फिर आपको एक फीचरेबल कार चाहिए, तो आप मारुति वैगन आर को कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपको माइलेज चाहिए, अपना क्या कहते हैं जेब खर्च को देखते हुए चलना है, तो आप एक LXI CNG वैगन आर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसा दुबे जी ने हमारे को बताया कि जो इसका प्राइस है वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर आप 6-6.5 लाख रुपए किसी गाड़ी के लिए देते हैं तो उतने में मारुति की एक प्रीमियम हैचबैक आ जाती है जिसे बलिनो कहा जाता है, उसका बेस वेरिएंट आपको मिल जाता है और उसमें कुछ थोड़े पैसे और आप ऐड करते हैं तो वहीं पर आपको उसका एक अपर मॉडल मिल जाता है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिल जाएंगे या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह सारी ही चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जाते जाते जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो उसे लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हम आपके लिए भी आगे आगे ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपको फ़ायदे देती रहेंगी। राम राम।